हेलो। तो मैं एटीसी की सीरीज़ में नया प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं डिसिप्लिन, जिसमें मैथ्स एंड फिज़िक्स के जो भी पीवाईपीज़ हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो आज का पेपर है वो है हमारा 21 फ़रवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1। ठीक है, इसमें जो भी मैथ्स और फिज़िक्स के पेपर हुए हैं उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लगाया है वो एटीसी के जीके के सारे क्वेश्चंस 2015 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स। ठीक है, बाकी इस वीडियो के एंड में मैं इसकी प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा। ठीक है, ठीक, चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी एक बात यह है कि अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो एक ग्रुप है बेसिक स्टडी 1-2 करके, ठीक है ना, उसमें थम्स अप का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अगर ये सर्च करेंगे तो टेलीग्राम का ग्रुप है एक्चुअली। ठीक है, उसमें जाके आपको इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, बाकी मैंने शायद जो जीके की पीडीएफ थी, जीके की पीडीएफ विद सॉल्यूशंस हैं, ठीक, वो मैंने उसमें डाली हुई है। अगर कोई नहीं भी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं वो पीडीएफ भी उसमें डाल दूँगा। मे भी 1-2 मिस हो गई हो सकता है। ठीक है, बाकी ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पीवाईपी का सीरीज है। ठीक है, चलिए। द रिलेशन आर 1-2, 1-3, 1-4, 1-5। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने जो जीके पढ़ाया था वो इस तरह से पढ़ाया था कि जो टेक्निकल बंदा है, जिसने सिर्फ टेक्निकल पढ़ा हुआ है, जीके प्रॉपर नहीं पढ़ा हुआ है, उस तरीके से भी वो बंदा अगर सॉल्व करेगा तो जीके को सॉल्व कर ले जाएगा। और मैं जो टेक्निकल सिलेबस है उसको ऐसे बताऊंगा जिसने बहुत सालों से 11th-12th का फिज़िक्स और मैथ्स छोड़ा हुआ है वो भी इसको कर ले जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो स्कोप है ना वो बिल्कुल बराबर है यार। ठीक है ना, जब बात बराबर की है तो फिर बिल्कुल सलीके से किया जाएगा, है ना, ताकि दोनों बंदे लोग काम कर सकें। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो नॉन टेक पढ़ाया था वो टेक्निकल वाले के हिसाब से पढ़ाया था। अब जो मैं टेक्निकल पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा नॉन टेक वाले बंदे के हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो रिलेशन है R12, 13, 14, 15। ये क्या हो सकता है? मैनी का 1 से रिलेशन, ये 1 का 2 से है, ये एक अकेला सबके साथ संबंध बना रहा है। तो मैनी 1 तो कैसे ही हो सकता है, एक सबके साथ बना रहा है। 1-1 भी नहीं हो सकता, 1 मैनी रिलेशन। ठीक है, 1 का मैनी के साथ रिलेशन, ये 1 वो ये वाला 1 नहीं है, 1 मैनी रिलेशन का एक चैप्टर होता है प्रॉपर। उस चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं 1-1, 1 on 2 in 2 ऐसे करके होते हैं मैनी 1। अगर ये ऐसा होता 2-1, 3-1 और 4-1, 5-1 तो हम बोलते हैं मैनी का 1 से रिलेशन है। बट यहाँ पे 1 का मैनी से रिलेशन है। 1-1, 1-2 सॉरी 1-1, 2-2, 3-3 होता तो 1-1 होता है। फिर आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव वगैरह भी, वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या खुल गया भाई, इसको रिमूव करो, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 का मैनी से रिलेशन। चलिए। When the EMF of two cells is compared in a potentiometer experiment, the ratio of balancing length is obtained as 2:5। ठीक है, balancing length। तो if one cell is have EMF 1.2 वोल्ट, या ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा कुछ लगे, आपको अगर प्रोपोर्शनैलिटी पता है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पता है तो आप दोनों साइड ऐसे लिखिए, या फिर डायरेक्ट होगा यार, इन्वर्स होगा, ऐसा ही तो होगा यार,
इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो, वो भी हो सकता है, बट जिस हिसाब से ये है, मतलब आपको इतना पता होगा ना वोल्टेज का फॉर्मूला, उसमें डायरेक्टली सिंगल टर्म्स होते, स्क्वायर नहीं होते, और ईएमएफ भी वोल्टेज है, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो इसमें या फिर डायरेक्ट होगा या फिर अपॉन में होगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा। तो वो वाला थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ों को कंक्लूड करके आप दिमाग लगाइए, तब आंसर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको प्रॉपर सब्जेक्ट की नॉलेज तो है नहीं, ठीक, लेकिन आप सलीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। जबकि ये जो ईएमएफ है, दो सेल्स जो है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में, जो बैलेंसिंग लेंथ होती है और जो पोटेंशियल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो ई जो होता है ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है। तो कैसे समझोगे, अगर देखा जाए तो 1.2 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन ई, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब एक्चुअली इसमें ये नहीं दिया गया है कि ईएमएफ जो है वो E1 है या E2 है, ठीक है। तो आप एक बार ये देखिए, तो ये कितना आ गया 0.6, ई की वैल्यू 3 वोल्ट, एक तो 3 वोल्ट आ रही है, तो 6 वोल्ट वाले काट दो, सिर्फ ये भी काट दो, या फिर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, यही तो हो सकते हैं। फिर दूसरे में कैसे करो, ई अपॉन 1.2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5, तो कैसे होगा 2.4 अपॉन 5, ई की वैल्यू कितनी आई 0.48 किस में है, ये आंसर क्या हो गया 0.48, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए, इसका क्या था, वन मैनी रिलेशन, मैं ऐसे बॉक्स कर दूंगा तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया और इस तरीके से इसका आंसर निकालना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। मुझे मतलब ही नहीं है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, मतलब तो रखना है वैसे तो, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर फिगर बना हुआ है, सब कुछ क्या क्या दिया है, यू दिया है, ठीक है, लिखते जाएं क्या, ठीक है, यू दिया है, नहीं ये आई है, ये आई है, वी है, मतलब ये है यू, ऑब्जेक्ट ये है ना, ये इमेज है ना, ए बी बेसिकली ऑब्जेक्ट है, और जो कि एट द रेट पी पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे है ना, और ए डैश बी डैश जो होता है वो इमेज होती है ना, ये एट द रेट बी डैश पे रखा हुआ है, ठीक। चलिए ये बात समझ लीजिएगा, ये आई थिंक जो मेन क्वेश्चन था पेपर में उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, बट मैंने नहीं लिखी है, मिस हो गई है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए तो मैं लिखता जाता हूँ कि चीज़ें क्या दी गई हैं। यू जो है वो -15 है, माइनस क्यों, नेगेटिव साइड में है, सिंपल, बाकी आप साइन कन्वेंशन से भी लिख सकेंगे तो भी माइनस आता है, यू नेगेटिव रहता है, ठीक है। फिर क्या दिया है, आर दिया है, आर की वैल्यू नेगेटिव साइड में है -20, ठीक है, आर की वैल्यू -20 दी है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होता है आर, तो आर की वैल्यू 20 है, ठीक है। वी तो अपने को पता नहीं है ना, वी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स दिया है वो वी जो है वो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वी मतलब इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, एफ कितना निकल आया -10 हो गया, यही हो गया। अब नॉर्मल फॉर्मूला मार दें क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/v, तो इससे जो सॉल्व करेंगे इतना आएगा 1/v इज इक्वल टू, वी निकाल ही लोगे यार, वी कितना आ रहा है निकाल लेते हैं यार, -10 प्लस 1/15, ये कितना आ जाएगा 15, -1/30 वी की वैल्यू भाई -30 आ गई। -30 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइड में वी है, नेगेटिव एक्सिस में, ऐसे देखो ना, तो ये पॉजिटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइड में मतलब ये एक्स जो है इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, सही है। तो एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई -30 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है एच, ये इमेज की हाइट, ये तो अपने को नॉर्मल हिसाब से ही समझ में आता है ना, वो जो एच ओ अपॉन एच आई
मैग्नीफिकेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। और मैग्नीफिकेशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कितनी हाइट में चेंज आया है, इमेज की हाइट जो है वो उसको डिवाइड करेंगे हम ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो इमेज की हाइट HI/HO, तो -v माइनस, है ना, -30, ठीक है, अपॉन u कितना है, माइनस कितना था यार, -15, ठीक है। HI तो हमें पता ही करनी है, HO की वैल्यू हमें दी है 2 सेंटीमीटर, 2 2 4 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू आई -4। -4 से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव साइड में है। ये ऊपर साइड पॉजिटिव, ऐसे देखो ना, ऊपर साइड पॉजिटिव होता है, नीचे साइड नेगेटिव होता है। तो HI आई -4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पता लग रहा है नेगेटिव साइड में, ठीक। ये आ गई 4 सेंटीमीटर। ये हो गए आंसर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ की गई है, एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द के सेल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम टू एम सेल। KLM क्या होता है, 1 2 3, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। हमसे पूछ लिया गया है कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी हुई है। और एंगुलर मोमेंटम, जब भी ऐसा कुछ आया आप ये लिख लो फॉर्मूला, mvr = NH/2π। हमसे क्या पूछा है, इस बात को समझें आप। हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है भाई, mvr ही तो होता है, mvr ही होता है, मतलब NH/2π की वैल्यू पूछ ली हमसे, ठीक। यही तो पूछी गई है। तो हमें बस इतना ही निकाल देना है कि mvr और किस पूछेगा, m का, k का तो 1 ही होता है, 3 पे पहुंचा लिया है हमने। तो हम बोलेंगे NH/2π, n मतलब 3 इंटू h/2π की वैल्यू भाई याद रखिए, प्लीज़ याद रखिएगा, 1.055 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 15 6 1.3 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। क्या है, ये है आंसर, ठीक। चलिए ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज़ जरूर ध्यान रखिए। एक तो mvr = NH/2π, और h/2π की वैल्यू कितनी होती है, 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल/सेकंड, ठीक। इस वैल्यू को भी याद रखिए, ठीक, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस जंक्शन, ठीक है, P है, N है, P है, N है, रिवर्स बायस में मैंने कनेक्ट कर दिया। आ स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 है, प्लीज़ ऐसे समझिएगा, 10 माइक्रो एम्पियर। विच इज़ ड्यू टू, ये किस लिए होता है, नॉर्मल थ्योरेटिकल भाई, ब्रेकडाउन वोल्टेज, भाई जो भी करंट होगा वो किसी न किसी कैरियर की वजह से होगा। कैरियर या फिर होल्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज है ना, बहुत चिंदू चिंदू सा चार्ज है, तो ये किसकी वजह से होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी होंगे उनकी वजह से होगा। थ्रेशोल्ड करंट, लो डायनामिक रेजिस्टेंस, ये कैसा इलॉजिकल से कुछ, ठीक है ना। तो मतलब ऑप्शन ही बिल्कुल इलॉजिकल है। तो किसी न किसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से उनका जो भी करंट होगा वो बहुत कम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन एंड डिसलेरेशन इन अ कंडक्टिंग वायर कैन जनरेट, भाई साहब तुम्हें एक्सरे पढ़ा होगा, एक्सरे कैसे निकलती है, हैवी इलेक्ट्रॉन्स की बारिश होती है एक हैवी मेटल की शीट पे, तो एक्सरे निकल आती है। माइक्रोवेव तुमने घर पे देखी है, उसमें क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव्स का चलो देखते हैं, पता करते हैं। इंफ्रारेड रेज, यार इंफ्रारेड रेज तो हमने अपने मोबाइल के रिमोट में देखा है, उसमें इतना सब कुछ टीम झाम तो नहीं लगाते होंगे, उसमें तो एक मस्त एलईडी लगा देते हैं, इंफ्रारेड निकल आती है, तो ये भी नहीं होगा। माइक्रोवेव्स भी नहीं होगा यार, है ना। एक्सेलरेशन डिसलेरेशन कहाँ होता है माइक्रोवेव में, मोटर चलती है क्या कहीं पे, नहीं चलती, ये भी नहीं होता है। एक्सरे हमने बता दिया ऐसे होता है यार, बचा क्या, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं
वो एसेलरेशन और डिसेलरेशन जो होता है रैपिड इलेक्ट्रॉन का, जो भी एसेलरेशन और डिसेलरेशन होता है किसी कंडक्टिंग वायर में, वो जनरेट करता है लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स। और कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है? कुछ हर्ट्ज से लेके फ्यू मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा हो गया लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, ऐसे ही हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी है, सही आंसर को सेलेक्ट करना है, गलत चीज़ों को छोड़ना है। ठीक, चलिए साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 बाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपर्ट्स IAS। देखिए यार, बहुत ये ना बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले का सॉल्यूशन है। ठीक है, बाद बाकी किसी और तरीके से करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन इतना समय भी नहीं होता है और नीचे बिठाने से हो नहीं रहा। एक्चुअली 13 और 5 के LCM तो आएगा, इतना सबको पता है। ठीक है, 13 और 5 का LCM तो नीचे आना है। 63 तो कैसे भी नहीं हो रहा, 63 और 33 ये तो तय है। जस्ट दिमाग लगाओ, सोचो कि कैसे 13 और 5 का खेल करने से 63 आ जाएगा या 33 आ जाएगा। इसके लिए तो 11 चाहिए फिगर, और इसके लिए 21 या 7 का फिगर चाहिए। क्वेश्चन बचा 53 या 33। अब ऊपर 33 आ सकता है, 53 आ सकता है, आ ही सकता है, पता नहीं कैसे आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो दो में से एक को तुक्का मारना है, क्योंकि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्का भी बहुत सोच समझ के मारना है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, और x और y की वैल्यू 4/5 और y की वैल्यू 5/13 इसमें पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, ये आ रहा है आंसर। ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ को फैक्टर्स ऑफ 3 and -2 इन द मैट्रिक्स। भाई साहब, को फैक्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए। ये सपोज करो एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI। तो ए का को फैक्टर जो है वो एक ही लाइन छोड़ दो, नीचे ऊपर दोनों। ए का को फैक्टर वो है EFHI। ठीक, ऐसे ही सपोज करो ई का को फैक्टर निकालना है, तो ई का को फैक्टर जो है वो है, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, ACGI। ठीक है, अब हमसे किसका पूछा गया? 3 का को फैक्टर पूछा गया। 3 का को फैक्टर भाई क्या होगा? 3 का को फैक्टर देखो, ऐसे ऐसे 0 -2 5 और 6 ये होगा, और इनटू किसके साथ? -2 के साथ। -2 का ये को फैक्टर, ये 3 -1 4 और 5, तो ये 0 है ना? हाँ 0। 6 0 -5 दूनी 10 इंटू 15 माइनस मतलब प्लस 4 15 4 19 9 190 भाई आंसर आ गया। ठीक, 190 आया। चलिए आंसर को फैक्टर आप समझ गए क्या होता है। ठीक, -190 मैंने लगाया है, देख लो एक बार, सही है। 0 सही तो है, हाँ ठीक है, देख लेना। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ अब देखो गड़बड़ समझो क्या हुआ। ए का जब आपने को फैक्टर निकाला तो ये प्लस वाला हिसाब था, लेकिन जब ई का निकालोगे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना। -1 की बेसिकली पावर्स रहती हैं, इन दोनों के कॉफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, 1 और 1 होगा। ठीक है, इधर पे कितना हो, इसका किसका अपन बात करेंगे यहाँ पे 3 का, तो -1 की पावर 3 यहाँ पे रहेगी, -1 की पावर 3 चलेगा, तो -1 की पावर 3 भी रहेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे समझ लो, प्लस माइनस प्लस। ठीक
ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये ई का तो सही है, इसलिए मैंने गड़बड़ कर दी है, गलत एग्जाम्पल ले लिया, ए के साथ डी लेना था मुझे एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऐसे सिंपल सा है, ये माइनस चलता है, बात ही खत्म हो गई। ऐसे याद रखो तो ज़्यादा आसान रहेगी, ऐसे करके देख लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, बस हो गया। ठीक है, तो अब क्या निकला, यहाँ पे आया 3, 3 के साथ प्लस माइनस था तो माइनस लगा देना है, तो -190 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कोफैक्टर वाले मल्टी। अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, कोफैक्टर का मतलब समझ तो आ गया ना, मेन चीज़ वही है। इफ़ अ करंट ऑफ 18.2 एम्पियर पर सेकेंड फ्लोज थ्रू अ कॉपर कंडक्टर, ठीक है, द एवरेज कॉल्सन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.225 म्यू सेकेंड। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, भाई कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है NE² टाउ अपॉन एम। टाउ क्या होता है ये मैंने लिखी दिया यार, कॉलिजन टाइम। करंट तुम्हें पता है, करंट का मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, यही तो होता है। तो N पता है हमें, E पता है, NE का मतलब भी पता का, वो भी पता है अपने को, NE। तो हम इसमें लिख देते हैं NE को सीधा सीधा 18.2 लिख देते हैं, एक NE को। दूसरा NE जो बचेगा उसको हम 10 की पावर -19 रख देते हैं, चार्जेस का जितना हिसाब है। टाउ हो गया है 0.25 इंटू म्यू है तो 10 की पावर -6। मास m होता है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। भाई साहब इसको सॉल्व करिए बहुत प्यार से बैठ के, ठीक है, आंसर आ जाएगा। A 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द लॉन्ग साइड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, टॉर्क का फॉर्मूला NIAB साइन थीटा। बस, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है भाई साहब। और सब कुछ ना बहुत नॉर्मली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू भी 90 हो गई, तो इसको थीटा को, इसको वैल्यू 1 कर दो, बात ही खत्म होगी। क्या बचा, NIAB। आ जाओ, एरिया हमें निकालना पड़ेगा, हमें लग रहा है ना, 50 सेंटीमीटर है ना, और 5 ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ठीक है, L इंटू बी करके एरिया निकालना पड़ेगा हमें बस। तो एरिया निकाल लेंगे हम, N अपने को पता है, N I अपने को पता है, I कितना है, 500 मिली एम्पियर। ठीक है, एक बार एरिया निकालते हैं पहले। L कितना है अपने को दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और I कितना हो गया, I अपना हो गया 500 मिली में 5 इंटू 10 की पावर -1 एम्पियर। B कितना हो गया 1.5T हो गया। ठीक, चलो एरिया निकल आएगा, सारी L इंटू बी से एरिया निकल आएगा, B पता चल गया, I पता लग गया, N पता लग गया, भाई आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ डाल देना, आंसर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, इसका आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, क्योंकि टॉर्क है तो न्यूटन मीटर। ठीक, चलिए, सारी चीज़ें इसमें दे देते हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एन थीटा। या क्योंकि ये कॉस एम एन का हिसाब है ना, इसको अपन उसमें तोड़ लेते हैं, साइन में 1 माइनस वाला सिस्टम चला जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें लगा दो, तो 1 चला जाएगा माइनस माइनस से। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एम थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर
एन थीटा बाई टू, तो 2 से 2 भी चला जाएगा। अब क्या बचा, अब नॉर्मल साइन एक्स अपॉन एक्स का जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है। बस सेम फॉर्म हिसाब लगेगा इसमें भी, साइन स्क्वायर एम थीटा बाई टू एम, ऐसे नीचे नीचे और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है ना, एम स्क्वायर थीटा बाई 4 से, मतलब 2 से, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एम थीटा है ना, तो एम थीटा बाई 2 से, 2 का स्क्वायर से, है ना। ऐसे ही इस साइड में एक मिनट साफ साफ लिख देंगे। बेसिकली अगर देखें ना तो 2 और 2 वाले का हिसाब ही नहीं बनेगा, कर ही दो, लेकिन साइन स्क्वायर एम थीटा बाई 2 अपॉन एम थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही इधर पे एन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन एन थीटा बाई 2 होगा ही, पढ़ा ही है वो, ठीक है, का होल स्क्वायर ये है ये। तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर का 1 ही होगा, तो आंसर क्या बचेगा, एम स्क्वायर थीटा बाई 4 इंटू एन स्क्वायर थीटा बाई 4 ऊपर डाल देते हैं, 4 थीटा थीटा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आंसर आ गया वही आंसर। चलो ये हो गया आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है भाई, देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द अर्थ कूल। भाई ये तो अजीब बात कर रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन तो गर्म कर देती हैं। चलो हाँ, मतलब नॉट करेक्ट है, मतलब ये अपने काम का बंदा है, काम का है भाई। इंफ्रारेड रेज आर एमिटेड बाई सर्टेन सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये तो सही बात अभी मैंने बताया, रिमोट पे लगा होता है। वाटर वेपर इज एन एक्सीलेंट इंफ्रारेड रे ट्रैपर, इंफ्रारेड रे रोक लेता है, हाँ रोक लेता है भाई, वाटर वेपर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ जाती है। द थर्मल मोशन ऑफ द मटेरियल्स डिक्रीजेज आफ्टर दे एब्जॉर्व इंफ्रारेड रेज, ऐसा हो सकता है क्या भाई, एब्जॉर्व करेगा इंफ्रारेड रेज तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो उसका तो थर्मल मोशन बढ़ जाएगा, तो ये मतलब अपने काम का बंदा है, तो आंसर आया फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था, ध्यान से। इफ़ द रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वेव नंबर का सीधा फॉर्मूला होता है ना, मुझे लगता है सभी को ये फॉर्मूला, थोड़ा जिसने पढ़ा है ये वाला पढ़ा होगा, ठीक है, 1n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब एक्चुअली है क्या कि इसमें इन्होंने वो कर दिया है, आर एच का भी जिसको फॉर्मूला पता होगा वही बता पाएगा, ठीक है ना, तो आर एच का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, तब आप ये वाला बता पाओगे यार। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो क्या आर एच की वैल्यू इसमें डालोगे तो फिर ये होता है वेव नंबर, तो वेव नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, ई की पावर 4 से, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट की भी गलत हो गया। चलिए, तो ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं आपको, काम हो जाएगा, और मैं 2015 तक पेपर जैसे जैसे सॉल्व करवाऊँगा ना, आपके सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे जितनी ज़रूरत के हैं। ए बी सी एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी को 30 60 90 मान लो, नहीं 60 60 60 मानो, वरना डिवाइड करने में दिक्कत होगी, 60 60 60 मान लो, ठीक है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है चेक कर लो आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है वैसे आ ही जाएगा। तो सेट पैटर्न है इसका, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, तो सी को इधर लेके जाएंगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी, दोनों में 10 कर दो, 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस सी, कितना होता है 10 सी होगा ना, 10 सी ए एस टी सी, नहीं माइनस 10 सी, ठीक है, माइनस 10 सी, 10 ए प्लस 10 बी को खोल दो, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, इधर पे माइनस 10 सी है, 10 सी
ये इधर जाएगा माइनस का टेन सी, तो इधर आ जाएगा प्लस का, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये, सिंपल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का एसी सोर्स है, 30 ओम रजिस्टर के साथ और कंडक्टर के साथ, कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। ठीक है भाई, इंडक्टर भी यार RLC सर्किट है ना, RL और C, ठीक है ना, ऐसे करके बना देना है अपने सर्किट। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप पूछा है क्रॉस द रजिस्टर। देखो आपने ये वाला फेजर डायग्राम पढ़े होंगे ना, थोड़ा थोड़ा देखो याद आएगा। ऐसे R बन गया अगर, तो X से L बन गया, तो इधर C जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये R हो गया, ये XL हो गया, ये XC हो गया, तो इसका कंपोनेंट निकालना है कंप्लीट, तो इसको बोल देंगे अपन XL माइनस XC, और इधर R है तो इसकी निकल आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसे निकलेगा ना। तो बस उसी इम्पीडेंस को निकालना है अपने को, यही फॉर्मूला है। टू टू टू, चलिए 30 स्क्वायर प्लस 200 में से 160 माइनस कर दो, कितना 40 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 50 आ जाता है, 50 आ गया, तो आई की वैल्यू निकाल दो, तो कितना 220 वोल्ट है, 50 से डिवाइड करोगे तो कितना 22/5। अब अपने को पूछा किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट रजिस्टर, रजिस्टर कितना है 30 ओम का, तो V = I R 22/5 इंटू R कितना है 30 ओम, 6 132 वोल्ट, आंसर। वेरी गुड। चलिए, फंक्शन ये क्या है, R2R 1/1 है ना, ऑन टू है। देखो जो इसमें यूज़ हो रहा है उस चीज़ को पढ़ लो और याद कर लो, रट लो बिल्कुल, कि ऐसे करके चेक करना है। देखो अगर 1/1 फंक्शन है, अगर वैसे लिखा होता तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर इस टाइप के फंक्शन थे तो उसको निकालो, f(x1) जो है वो f(x2) की वैल्यू पे x1 = x2 देना चाहिए, इसके अलावा कोई हिसाब नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है x1 डाल दो इसमें और x2 डाल दो, और दोनों को सॉल्व कर दो, तो x2 = x1 दे देना चाहिए। ठीक है, अब डाल के देख लेते हैं भाई, x1/1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, x2/1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर, x2 प्लस x1 स्क्वायर x2, एक तो क्या ही चल रहा है, x2 माइनस x1 x2 कॉमन ले लोगे तो x2 माइनस x1, इधर इधर चला गया, तो x1 x2 का रिलेशन आ गया 1, मतलब x1 1/x2, तो भाई ये तो नहीं आया, तो ये 1/1 तो नहीं है। R2R 1/1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, ये हो 1/1 वाला तो गलत हो गया, ये हो सकता है 1/1, ये भी गलत हो गया, बट नॉट 1/1, इन दोनों को और चेक करना है। ठीक है, अब क्या चेक करना है अपने को। ठीक है, अब अगर इसका इन्वर्स होता है ऑन टू के लिए जो होता है, ये मैंने 1/1 के लिए बता दिया, ये कंडीशंस याद कर लो बस। फॉर ऑन टू के लिए होता है f(x) = y, ठीक, और जब इसका इन्वर्स निकालो है ना, मतलब f(y) = तो x आ जाना चाहिए, तो y/1 + y² = x, इन दोनों को आप निकाल नहीं पाओगे f(x) = y से, नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, कैसे ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू। इस कंडीशन को प्लीज़ याद रखें फॉर ऑन टू के लिए। ठीक, टू 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 टू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए दिया है, बी दिया है, ऑर्थोगोनल। भाई ऑर्थोगोनल पूछा गया हो तो मल्टीप्लाई मार दो इन दो सबका, 3 × 4, यही तो करोगे, 3 × 4 माइनस 2 × 3, मैं इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 × 3 प्लस के माइनस लैम्डा के, नहीं लैम्डा के क्या, लैम्डा 1, ठीक है, = 0, बस आंसर आ जाएगा। 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 6 आंसर आ गया भाई। ठीक,
इन सब में ना ज़्यादातर मल्टीप्लाई आता है यार। ठीक है, इक्वेशन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब एक्स तो नहीं होगा, एक्स वाई कैसे होगा, एक्स वाई जेड भी नहीं होगा, एक्स जेड भी नहीं होगा, वाई जेड। सिंपल, एक्स जब ज़ीरो ही हो गया तो एक्स का टर्म कैसे आ रहा है भाई, सिंपल सा लॉजिक। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। भाई मैंने ये दे दी है, इसको याद कर लो जैसे भी याद कर सको। ठीक है, वैसे ध्यान देने का एक तरीका होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की वेवलेंथ तो लॉन्ग ही होगी, सिंपल सा वंडा है। फिर जब लॉन्ग की लॉन्ग हो गई तो रेडियो की थोड़ी उससे कम हो जाएगी, फिर भी लॉन्ग तो रहेगी। फिर माइक्रोवेव्स की आ गई, फिर IR, और गामा की सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है एक्सरेज की ताकत से समझो। और ये बीच में आ जाते हैं विजिबल लाइट्स की। IR और UV के बीच में विजिबल लाइट्स हैं। अगर IR को आप कैमरे में लगा के देखोगे तो विजिबल बन जाती है ना, ऐसे ही आप UV को कैमरे से लगाओगे तो नहीं दिखेगी। तो IR और UV के बीच में विजिबल आ जाती हैं। ठीक है, मतलब बस IR विजिबल होने के लिए तैयार ही हो रहा था, लेकिन सिर्फ कैमरा के सामने आके वो तैयार होता है और विजिबल होता है। तो बस ऐसा समझ लो। ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR। ठीक, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के वेवलेंथ से आप लगा लो उसको। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है मैं क्या ही बताऊँ। एक सर्टेन कॉलेज है, ठीक है, 25% बॉयज़ हैं, 10% गर्ल्स हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, 25% बॉयज़ हैं, नहीं ऐसा नहीं है, द गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा ये 40 है, मतलब बॉयज़ 40 हैं, 60 गर्ल्स हैं। ठीक है, 25% ऑफ द बॉयज़, 25% ऑफ बॉयज़, 25 चौको 100, 10। ठीक है, और 10% ऑफ द गर्ल्स, 10% मतलब 6। ये लोग मैथमेटिक्स, 16 लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स पूछी गई है यार, कितने लोग कैसे पढ़ेंगे, 16/100, 100 माने थे हमने, 4/25, 4/25 आंसर, 4/25 में यार ऑप्शंस लगाना भूल गया हूँ इसमें, आंसर 4/25। ठीक, चलिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द पॉइंट्स ये और विच इज़ पैरेलल टू द रे विद द डियाल्स अपने को ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, लंबा क्वेश्चन है, करेंगे। इक्वेशन है प्लेन की जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहती है। ठीक है, पैरेलल डियाल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात की जाए तो और किसी भी एक पॉइंट से जा रही है तो क्या होता है, तो जो डियाल्स निकलते हैं x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस Z1। Z1 कौन सा होगा, ये 0, 6, 0, यही बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये मतलब x1, इसको x1 y1 और Z1 मान देते हैं एक बारी। तो ax प्लस बी वाई माइनस 6 प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। और अब ये भी तय है कि ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये भी डाल देते हैं, यही डाल देते हैं एक बार ही। तो -2a इसमें डालोगे y की वैल्यू -3 -6 -9b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि ये जो है ना वो पैरेलल किसके साथ है, डी आर जो हमें दिए हैं 2, 3 और -2। ठीक है, तो अब ये भी है कि इसमें 2, 3 और -2 के साथ जो प्लेन बन रहेगा वो भी होगा, तो 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये है एक दो इक्वेशन, अब ये समझो एक ही इक्वेशन होगी, 1, 2। ठीक है, और तीसरी वाली कौन सी चल रही थी, ये वाली जेड वाली। ठीक है, बस अब इन्हीं को यूज़ करके हमें प्लेन की इक्वेशन निकाल देनी है। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। तो हमारे पास एक तरीका है ये वाला, पहले से निकालो x y माइनस 6 z। ठीक है, फिर ये कितना है -2 -9 4, इससे निकालो 2, 3 और -2, निकल आई। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। पहली इक्वेशन हमने किससे निकाली, जेनरिक इक्वेशन निकाली एक्स वाई जेड के पॉइंट से। फिर मैंने उसमें जो दूसरा पॉइंट दिया था उसको हमने उसमें लाई करा दिया। तीसरा इक्वेशन हमने निकाली जो डी आर से डायरेक्ट प्लेन बन रहा था। ठीक है, वो डी आर से डायरेक्ट प्लेन, डी आर मिल गए हमें।
डी आर्स को ऐसे पॉइंट ही मान लो आप, ऐसे कर लो, ठीक है। और कर दिया, और उसके बाद 3 इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। चलिए, इफ ये बाइनरी ऑपरेशन है a इंटू बी इक्वल टू ए बी बाई टू, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। देखो यार, इसका कहने का मतलब ये होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें वही दिया है, ए इंटू ई इज इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है। तो हमें ए ई की वैल्यू पूछी गई है ना। तो और ये ए इंटू ई किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ए इज इक्वल टू ए ई बाई टू, ई से चला गया, ई की इक्वल टू टू आ गई। आइडेंटिटी कितनी आ गई, 2। आंसर कितना है, 2। प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा, सिंपल सा फंडा है यार। मतलब बहुत वास्ट सिलेबस तो पढ़ो और सबको ऊपर ऊपर से पढ़ो, सतही तौर पे आपको सब कुछ पढ़ लेना है। y इक्वल टू इतना है, u की वैल्यू u इक्वल टू ई की पावर x पूछा है, दिया है, डी वाई बाई डी एक्स का हिसाब बनाना है। क्योंकि u के टर्म्स में है तो हम u के टर्म्स में कर लेते हैं, तो ऐसा सही आसान रहता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इज इक्वल इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी यू की बेसिकली ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हम सबको ऐसे निकालेंगे ना, इसको डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना होता है ई की पावर एक्स, और y के साथ भी डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, हमें डी वाई बाई डी यू चाहिए ना, तो कैसे आएगा, 2u प्लस, है ना, 1 बाई यू, यही आएगा डी वाई बाई डी यू। अब डी वाई बाई डी यू हमें पता है 2u प्लस 1 अपॉन यू, है ना, इंटू डी यू बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स है, यू की जगह पे ई की पावर एक्स डाल दो यार, लो हो गया। क्या बचा, 2 की पावर ई की पावर 2x ऐड हो जाएंगे ना, प्लस 1, क्या बचा, ये वाला है ना आंसर, ये बचा, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए, y इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 10 स्क्वायर। भाई सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर जब भी आएंगे तो वो हेल्प कर रहे होंगे, दोनों आपस में आए हैं, तो इसमें ऐसे देखो ना, क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यही लिखा हुआ है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये कितना होता है, y इक्वल्स टू 1, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, इसकी 1। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, एक वैक्यूम है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं इतनी दूरी पे, और 6 मिलीमीटर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, ठीक है। हाफ वे पॉइंट ऑफ द सेपरेशन, अरे यार इधर प्लस 1.8 रखा है नैनो कूलम, यहाँ माइनस 1.8 नैनो कूलम रखा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में 3 मिलीमीटर का डिफरेंस है दोनों साइड, ये 3 मिलीमीटर का, ठीक है। हमसे पूछ लिया गया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो पूछी है। अब निकाल दो भाई, एक देखो इस जगह पे कितना E1 प्लस E2 होगी ना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होंगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कहते ऐसे लिख दो, 1 बाई के लिख दो यार, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, दोनों सेम ही है जबकि, के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। अब हमें Q का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, और K का वैल्यू भी पता है, ठीक है। K का वैल्यू प्लीज़ याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10 की पावर 9, बहुत काम की वैल्यू ज़रूरत पड़ती है, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर दिया है ये वाला, 0 तो भाई नहीं हो रहा है। EMF ऑफ द बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सर्किट। भाई 3 बैटरी हैं, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, ठीक है। इसका पूछ लिया गया है कि टर्मिनल ए से बी के बीच में कितना वोल्टेज बनेगा, ठीक है।
हमें फॉर्मूला पता है आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट क्योंकि ये पैरेलल में तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है 1.1 0.2 0.3। और इक्विवेलेंट का भी हमें पता है ई इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, तुम सुना होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, है ना। और इसका हम, ये क्या हो गया, V=IR हो गया ना। तो I की वैल्यू ये हो गई, और R इक्विवेलेंट जो इससे निकल के आएगा वो R इक्विवेलेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पोटेंशियल पता लग जाएगा A से B के बीच में। कोई डाउट प्लीज़ कर लीजिएगा हाथों से अपने, ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या ही बताऊँ इसमें, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 1.5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट भी देख लीजिएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 0.05 ओम, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ग्राउंड स्टेट 1H1 एटम। मैं देख लूँ ब्लूटूथ का, भाई 46 मिनट्स का लेक्चर हो गया है और अभी 30 लाख क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 60 क्वेश्चन का है, 27 स्लाइड्स हुए हैं अभी बस। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राउंड स्टेट 1H1 एटम इनटू एन H1 प्लस आयन। क्या सोचोगे, 1H1 ही है और H प्लस आयन टूटा गया है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²EV। यहाँ पे चेंजेस क्या है, Z=1 है, n=1 है, डाल दो वैल्यू, -13.6 आंसर आ गया। मतलब 13.6 दिया है ना, आंसर हो गया बस। Z=1 n=1। चलिए थोड़ा तेज चलेंगे। What is the resulting equation when Kirchhoff's Loop's law is applied into the following closed loop ADEFA? मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। IR वाला नॉर्मल सा किसी भी एक डायरेक्शन से शुरू करो और करते चले, और इसमें तो तुम्हें करंट भी नहीं देखना, सिर्फ इक्वेशन लिख देनी है। इसका आंसर ये है, कर लेना। इफ़ द डायरेक्शन रेशियोज DRs हमें 2 दिए हैं, एंगल बिटवीन द, सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूले याद करने में मज़ा आता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में √A1² B1² प्लस C1² फिर A2² प्लस B2² प्लस C2², ठीक है। अब ABC की वैल्यू हमें पता है, A1 A2 बस डाल देते हैं, डाल ही रहे हैं क्या, ऐसे डाल देते हैं। चलो, तो 1 × -2 बेसिकली -2 + 6 प्लस नहीं 12 -12 अपॉन 1 + 4 + 9 2 2 4 + 9 + 16, ठीक है। अरे यार बहुत उल्टे सीधे इसमें देख, -8 कॉस, ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, -8 अपॉन √14 √29, भाई देख लो 9 × 36 -406 तो हिसाब है ही, -8 वाला उठा लो, बस लो आंसर, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है पहली चीज़। एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा है, डोनर एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्राईवैलेंट डोपेंट एंड इट लाइज बिलो द वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड से बिलो लाई करता है नहीं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू पेंटावैलेंट इट लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड नहीं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू द पेंटावैलेंट डोपेंट। देखना इन दोनों में तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लाइज जस्ट एबव द कंडक्शन बैंड। भाई कंडक्शन बैंड के एबव कैसे होगा, ठीक है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू ट्राईवैलेंट डोपेंट, ठीक है। यहाँ पे पेंटावैलेंट था इसलिए गलती हो गया था पहले ही, ये पी टाइप है, ट्राईवैलेंट है, ठीक है। चलो ये वाला भी गलत हो गया था, खाली एन और पी टाइप जिसको बेसिक पता होगा वो गलत कर देगा इसको।
दो बचे थे, दो में से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा है, पी टाइप भाई ट्राइवेलेंट डोपेंट है, ठीक है, और जस्ट लाइज अबव द वैलेंस बैंड। अब देखो होता क्या है कि ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो लेवल रहता है वो इस जगह पे रहेगा, वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर। जबकि इसमें क्या बता रहे थे एन टाइप में के हिसाब से कि कंडक्शन बैंड से भी ऊपर चला गया। भाई ये कौन सा कंडक्टिविटी, कंडक्शन बैंड में जब कोई आ जाता है तभी वो कंडक्टर बन जाता है, इसने तो कंडक्शन बैंड ही पार कर दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में खेलता रहता है अपना सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या लगा सकते हैं इसमें हम। 2 की पावर एक्स का तो अपने को पता है, इसका क्या होता है, एक 2 की पावर एक्स लॉग 2, यही तो होता है। 2 की पावर एक्स लॉग 2, 2 सब में चारों में, एक्स लॉग एक्स का हमें वो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बस बहुत बढ़िया, वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लेना है, डी बाई डी एक्स एफ और जी जो होता है ना, उसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स एफ इंटू जी प्लस एफ इंटू डी बाई डी एक्स इंटू जी, जी हो गया। तो इसमें एफ और जी क्या होता है, एफ अपन एक्स मान लेते हैं, जी लॉग एक्स मान लेते हैं। तो क्या आंसर होगा भाई, 1 प्लस लॉग एक्स, नहीं 1 इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स चला गया। तो क्या अब 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, और 2 की पावर एक्स का क्या था, 2 की पावर एक्स लॉग 2, ये तो कॉमन ही है, 2 की पावर एक्स लॉग 2 लॉग एक्स प्लस 1 आंसर, ठीक है। चलिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं भाई, ये हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है इस जगह से। भाई फोकस से कोई भी लाइट जाती है ना तो पैरेलल निकल जाती है, पैरेलल वाला जो भी है वही आंसर है, बस ये तो सबको पता है ना कि फोकस से जब भी कोई लाइट्स, तुमने सुना होगा, जब भी कोई लाइट पैरेलल से आएगी तो वो फोकस में मीट करेगी, और ये क्या हो गया, जब भी कोई लाइट आएगी तो वो फोकस पे मीट करती है, और जब भी कोई लाइट फोकस से आएगी तो वो पैरेलल पे चली जाएगी, बहुत सिंपल। ए और बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ए और बी ये हम बता देंगे, ए बी कैसे ऐड होते हैं, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 3 2 5, बेसिकली ऐड कर देना है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालना कोई नहीं भूलता कभी, हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो उसको क्या ही बताना, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 0 0, बड़ा 0, इसका आंसर बता दिया मैंने। चलिए, टॉरॉइडल टॉरॉइडल ऐसे 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 ऐसे, कॉइल हैज़ 2400 टर्न्स कैरीज, सिंपल फॉर्मूला होगा, अगर पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं। आपने सुना होगा टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो तब पढ़ाया जाता है, म्यू नॉट एन आई, बस यही फॉर्मूला लगाते हैं। एन इसमें जो होता है ना, वो ध्यान रखना भाई साहब, मतलब ऐसा लफड़ा हो जाता है, छोटा वाला एन होता है इसमें एक्चुअली, एन आई, एन जो होता है वो क्या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जितने भी टर्न्स होते हैं पर 2 पाई आर पर मीटर का हिसाब होता है, ये वाला एन, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक। और इसमें हमने पूछा क्या गया है, पेरीमीटर ऑफ टॉरॉइड, तो इसमें 2 पाई आर का ही पूछा गया है। तो हम इसमें जो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन पी, पेरीमीटर डाल देते हैं, और आई, तो बी अपने को पता है, एन कितने 2400 हो गए, आई पता चल गया। म्यू नॉट की वैल्यू भाई साहब याद रखना, अगर भूल जाते हो तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद रखनी पड़ती है, 10⁻⁻⁷, ठीक है।
तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करके इसमें डाल दो और आंसर आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट म्यू नॉट 4 वाई की वैल्यू याद रखो 10⁻⁻7 h/m। ठीक है, वो इसमें वैल्यू डाल दोगे, आंसर पी की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। पी की वैल्यू 0.24। चलिए, 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। आधे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए ब्रदर, मैं चीज़ें इसलिए स्किप करा रहा हूँ वरना बहुत समय लग जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन भी करने लगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, बताओ भाई, सेल्फ इंडक्टेंस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल, कभी बात भी नहीं करते, ना कोई फॉर्मूला होता है। हमेशा जो फॉर्मूला होता है वो एरिया के टर्म्स में है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, भाई सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, करंट तो वो जनरेट कर देगा। E इज इक्वल टू -LdI/dt, यही होता है ना पोटेंशियल। एरिया ऑफ द कॉइल, फ्लक्स का बेसिकली सीन होता है जब जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात होती है। E इज इक्वल टू -dϕ/dt। फ्लक्स किसके साथ खेलता है? फ्लक्स हमेशा एरिया के साथ खेलता है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक, चलिए, ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा कैसे करेंगे? एक चीज़ तो मुझे आती है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में कर सकते, हमें तोड़ना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो डालोगे भी π/4 - थीटा तो वो बनेगा नहीं, है ना। तो या फिर π/2 होता तो भी आसानी से हो जाता, π/2 नहीं दिया है, π/4 दिया है, तो एक बार डालो 0 to π/4 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब थोड़ा अलग हो रहा है, 0 से π/4 साइन थीटा -0 से π/4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब तो बन रहा है ना, कॉस थीटा को अपन टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा ना इक्वल्स टी टी, इसलिए माइनस में आता कॉस थीटा माइनस, तो उस तरफ आ जाएगा साइन थीटा डी टी हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, है ना। ये माइनस में चल रहा है, 0 से π/4 नहीं, π/4 नहीं, चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। ये कितना डल जाएगा, 0 पे 0 दे 1 दे देता है, और π/4 पे 1/√2 1/√2 डाल दो, 1 से 1/√2 डाल दो वैल्यू, 1 से 1/√2, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी ना। फिर टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t³ लिमिट्स ये 1/2 डाल दो, और ये तो आ ही गया कॉस थीटा के टर्म्स में माइनस कॉस थीटा। बस भाई हो गया, आंसर आ गया। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट्स डाल लीजिएगा बस। चलिए भाई, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका है ये। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, फंडा समझ लीजिए बस, है ना। सॉल्व आप कर लीजिएगा, लिमिट्स डाल लीजिएगा, मेन चीज़ तक मैंने ले आया। पहले एक यहाँ पे झोल है, उसके बाद दूसरा झोल यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रे डायग्राम ABC क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, प्लेन वेव फ्रंट है, वेवलेंथ इतनी है, सेपरेशन एयर डेंसर द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट पूछ ली गई है। भाई आप ऐसा समझो, किसी भी जगह पे, जैसे कि मतलब आपने वो वाला फॉर्मूला देखा होगा ना, अरे क्या बोलते हैं, जो वेवलेंथ होती है म्यू वाला, कैसे मैं बताऊँ, साइन आई अपॉन साइन आर बस, और म्यू λ1 / λ2, इसी में सारी चीज़ें डाल दो बस। λ1 अपने को पता है, साइन आई पता है हमें साइन 45, साइन आर कितना है साइन 60। ठीक है, एक मिनट, साइन आर नॉर्मल से भाई कैलकुलेट करते हैं कोई भी एंगल, तो ये 30 डिग्री है, ध्यान रखना। ये यहाँ से कैलकुलेट उन्होंने 60 कर रखा है, लेकिन जब भी आर या आई को जो भी कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसे दिया हुआ, तो इस जगह से अपन कैलकुलेट करेंगे, ये 30 डिग्री आ रहा है,
तो इवन 60 जो डाला है वो गलत डाला। साइन 30 लैम्डा हमें कहाँ पे दे रखा है, व्हेन अ प्लेन फ्रंट विद वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का दे रखा है ना, ईयर का मतलब 6000 लैम्डा 2, तो 1/√2 अपॉन 1/2 ऐसे ही तो है, तो 2/√2 2/√2 मतलब √2, लैम्डा 2 की वैल्यू 6000 अपॉन √2, तो 6000 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 6000 अपॉन √2 आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर अपना। तो अपने क्या कॉन्सेप्ट था, ये था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी सॉल्यूशन बहुत। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये झोल था, कई लोगों ने गलत किया होगा साइन 60 डाल के नीचे। ठीक है, फ्लो में स्पीड में अपन डाल देते हैं। गिवन डेट ए प्लस बी, क्या है इसमें, ए प्लस बी को इसके साथ इक्वेट करा देना है, बस हो गया। चलो हो जाए, कर ही लोगे यार, सब कर लेते हैं। ए प्लस बी को, इसको ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी निकाल देते हैं। चलो 4 3 7 8 - 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, और ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, -5 है, माइनस सीधा 1 माइनस लैम्डा है तो कुछ तो -3 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, आ गया। चलो 4 ही आंसर भी है। ठीक, बहुत ज़्यादा अगर होता ना तो यहाँ पे 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होता, इधर पे या इधर पे, बस तो भी आंसर निकल लिया था, इक्वेट कराना था। चलिए, व्हेन द मासेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम, द न्यूक्लियर मास ऑफ एन एटम ZXA, बहुत बढ़िया। ZXA का मास कितना होगा, तो एक्चुअली ये ZXA ऐसे नहीं लिखा हुआ है, XZA ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये दिया हुआ है, तो भाई एटॉमिक मास क्या होता है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, है ना, n इंटू Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई आंसर आ गया। ठीक, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा ना, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही तो होता है न्यूक्लियर मास, बस प्रोटॉन ये हो गए, प्रोटॉन ये प्रोटॉन का मास है ना, और ये इलेक्ट्रॉन का मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, ये हो गया एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास। चलो 2 प्लस, यार अच्छा मुझे लगा था कि नॉर्मल वैल्यू दे देता, थीटा की वैल्यू डाल देते हम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दिया उसने। 2 cos 4 थीटा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वही लगेगा, एक बार लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा, -1 होने के बाद 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे देखो यार 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 चला जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2 से 2 cos थीटा रूट में, है ना, यही तो आया, cos 2 होगा, cos 2 थीटा, 2 कॉमन ले लोगे, 1 + 2 cos 2 थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस लगा दो, -1 चला गया, रूट में चल रहा है, अब फिर से आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा, आंसर आ गया भाई 2 cos थीटा। ठीक, ये आंसर। इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन दैट जम्प्स फ्रॉम O ऑर्बिटल टू L ऑर्बिटल, LMNO 1 2 3 4 टू। क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, वेव नंबर वाला, वही वेव नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला R1/n1² -1/n2²। ठीक है, तो क्या हिसाब बनेगा, हमें कहाँ से 4 से 1 पे लाना है, तो एक बार जगह वैल्यू 4 डाल लो, एक जगह डाल दो 1। ठीक है, KLMN होता है ना, एक मिनट, KLMN होता है, हाँ गड़बड़ हो जाता है, 1 2 3 4 5, 5 से
2। ठीक है, एक जगह 5 डाल दो, एक जगह 2 डाल दो। इस जगह पे n1 होता है ना, तो इस जगह 2 डाल दो। n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 5, KLMNO n2 5 इंटू n1 2, ये 5, और सॉल्व कर लो। आर की भाई यूनिट वैल्यू जो है वो याद रखिएगा प्लीज़, 1.09677 इंटू 10⁻7 याद करना पड़ेगा, कोई और नया ऑप्शन नहीं है अपने पास। वैल्यूज डाल दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 4341। ठीक। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर हुज व्हाट इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। आंसर y1 माइनस y2। ठीक है, 312 312। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी है 23 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, 2 घंटे का लेक्चर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गॉस लॉज अप्लाई टू एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ स्पेस है पेंट साइज। हाँ बिल्कुल सही बात। उसका डायग्राम ही जो बना होता है वो ऐसा उल्टा ही अमीबा जैसा बनाते हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ, अरे नहीं भाई, अंदर और बाहर से पता चल जाता है। The net electric flux leaving a surface will always be zero if there is a charge। भाई चार्ज है तो ज़ीरो कैसे होगा? चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगा ना। क्या होता है? इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। चार्ज है अगर तो आंसर ओनली वन, सिर्फ पहला वाला काम का था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट सेमीकंडक्टर? अभी भाई मैंने बताया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, ई जो है वो ये लिखा हुआ है, ज़ीरो हो गया तो ये तो मेली है, ज़ीरो इसमें भी हो गया, इसमें भी कुछ नहीं बचा। वैलेंस बैंड के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ज़रा से बचे नहीं। कंडक्शन बैंड गैप ही बहुत ज़्यादा हुई है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये भी कंडक्टर हो गया। ई को देखो बस, है ना, हमें चाहिए सेमी कंडक्टर। ई लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तब तो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड पे जाएंगे। वैलेंस बैंड में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वो कूदते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, जी एक्स की वैल्यू इतनी है। एफ ऑफ जी एक्स भाई भर लेना, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हम एक्स की जगह डाल देंगे 2x माइनस 3। यही तो करते हैं, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। बस इसकी वैल्यू निकाल देनी है, आंसर आ रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिन स्फेरिकल इन एयर मीडियम है इतना। ठीक है, चार्ज डेंसिटी दी है। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इतना आउटसाइड द सेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल इज इतना। थिन स्फेरिकल सेल हैज द रेडियस। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला KQ/R², यही तो होता है किसी भी उसका वो निकालने का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इससे लगा दिया हमने, हमें आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई। अब लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए। चार्ज जो होता है वो कितना होता है? चार्ज डेंसिटी जितनी भी दे रखी होगी, ये कितनी 88 ऐसे कर लो इनटू एरिया, तो इससे क्यू निकाल लो। क्यू निकल आया इससे। ई की वैल्यू अपने को पता है, के की अपने को पता है, आर की वैल्यू पता है, रेडियस। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई इससे। क्यू के इक्वेट कर दो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया से। एरिया कितना है? 4πr²। एरिया कितना है? 4πr²। ठीक है, हमें पता चल जाएगा।
उसकी जो थिन स्पेरिकल सेल है उसके अंदर की रेडियस। आंसर आ गया। ठीक, चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन। एक तो ऐसे जब भी डायग्राम देखो ना तो डरो मत, पहले तो थोड़ा खुद को संभालो, उसके बाद देखो कि क्या है इसमें, देखने लायक क्या है। फिर हमने देखा कि आई और वी को देखें हम बस, तो काम का है। फिर उसने बोला कि करंट सोर्स जो है वो कैपेसिटर के साथ है, तो क्या हिसाब होगा कि आई और वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और एक लैग कर रहा होगा। ठीक है भाई, हमने देखा ये तो फाई का एंगल बना रही है, तो पहले ही गलत हो गया। 90 होगा, 0 होगा, वैसा होता कुछ तो। ये लेकिन 90 का भी नहीं बना पा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, ये देखना है। तो वी जो है वो लैग कर रहा है, वो लीड कर रहा है, तो इसमें ये वाला आंसर। प्लस आई जो है वो π/2 से आगे है, बात ख़त्म हो गई। इधर पे कम है, जबकि जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तो ना आई जो है +π/2 रहता है, लीड कर रहा होता है। तो आंसर ये है। हमें इक्वेशन भी देख लेनी है और आई और वी को देखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इतना सारे 4 ऑप्शन ऐसे उल्टे इधर डायग्राम के दे देते हैं तो डर जाता है इंसान। ठीक है, हमें लेकिन अपने बेसिक्स के साथ ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ रहना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड पॉइंट, पोल पॉइंट एंड द फोकल पॉइंट, पोल पॉइंट और फोकल पॉइंट ऐसे करके देखो। एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये पोल हो गया, और नेचर ऑफ द इमेज पूछा है जब पोल है इसके बीच में। भाई ये तो पता है ना, वर्चुअल बनती है, सिर्फ एक ही केस पे वर्चुअल बन रही होती है, ऐसे करके जाती है, और ये जैसी जाती है, एक तो इधर चली गई, कैसे ये समझ लो, ऐसे चली जाती है एक इमेज, तो ये बनता है वर्चुअल, कैसे भी निकाल लो कहीं से भी। ठीक है, तो एक आई सीधे, एक आ गई, एक ये बन गई, तो ये कैसे वर्चुअल बनी। अब देखना, यू तो नेगेटिव है, होता ही है ऑब्वियसली, यू नेगेटिव हो गया नेगेटिव साइड में, क्योंकि इस साइड इमेज बन रही है तो वी पॉजिटिव हो गया, और एफ तो इस साइड ही है तो नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आंसर। ठीक, सिंपल। ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं ABCD, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई बताओ। पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, सामने की साइड से इक्वल होती हैं, यही होता है ना। और ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है। ठीक है, एक चीज़ और होती है कि जो उसकी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही होती हैं, तो 90 डिग्री का पता चल जाए तो होगा, तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब एक चीज़ तो तय है कि ABCD कोलिनियर A+C और B+D का बैठ रहा है। अगर ऐसे ही देखो नॉर्मल, एक E है, एक B है, एक C है, एक D है, तो इन दोनों का सम, एक मिनट, ABCD पोजीशन में ABCD ऐसे दिखा लो, दो का सम 2 के बराबर होगा, या रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। E और C अपोजिट वाली साइड है, अपोजिट नहीं, अगल बगल वाली। A+C = B+D, एक मिनट रुको यार, B+D, C-D। एक तो पोजीशन वेक्टर्स बना के दिए थे शायद एग्ज़ाम में, इसमें बने नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बन नहीं रहा डायग्राम कि कौन सा क्या है। C+D नहीं, C-D = B-A, C+, और एक तो ये बन गया। अब EB = CD, इनसे क्या पता चलता है। एक्चुअली ये वाला कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसमें डायग्राम दिया हुआ था प्रॉपर,
मतलब डायग्राम नहीं, पोजीशन वेक्टर्स बना के वैसे दिए थे ऐसे ऐसे करके, तब ये क्वेश्चन प्रॉपर आसानी से सॉल्व हो रहा था। कुछ तो फंस रहा है, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तीन इक्वेशन है भाई, तीन अननोन है। इन दोनों से निकालो एक्स वाई की वैल्यू, फिर इसमें पुट करके निकाल लो। वरना ज़्यादा आसान तरीका ये है कि इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखो भाई, जो मैनेज हो रही हैं तीनों के साथ, उस वैल्यू को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तीन इक्वेशन के साथ तीन अननोन निकालना ज़्यादा सर दर्द होता है यार, ठीक है। सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से पूछी गई है। फॉर्मूला लगा लो भाई, 0 से 0 5 का 25 प्लस 25 तो कितना हो गया, यही तो फॉर्मूला होता है ना। 25 25 5√2, दूसरे वाले के साथ 25 64 36, ठीक है ना। ये हो गया 125, तो ये कितना हो गया 5 25 125 5√5, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। ये नहीं है, माइनस है, ये वाला आंसर हो गया। लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे करके फॉर्मूला है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ऑरिजिन है तो और भी आसान हो गया, ठीक है। चलो जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया गया इसका भाई। जनरल सॉल्यूशन जो है वो साइन एक्स का पता है मुझे, वो क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। जनरल सॉल्यूशन इसका तो पता है। इसमें साइन एक्स के साथ खेल दिया गया है बहुत सारा। इसमें साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो लगा देते हैं 4 साइन एक्स को y मान लेते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगा, तो x माइनस 2 और एक बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1/3। साइन एक्स 2 कैसे हो सकता है, कभी हो नहीं सकता है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/3, ठीक है। अब तो पता चल गया साइन एक्स की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 1/3, तो बस यहाँ पे डाल दो, थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा की वैल्यू चाहिए थी साइन इनवर्स -1/3, तो n पाई -1 की पावर n साइन इनवर्स 1/3 वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की पावर 10 माइनस n1, 0 से 1 के बीच में 0 डालो यार। 0 में 10 इनवर्स 1 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, π/4 आ जाएगा। 0 पे 1 डालो, 1 पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में एक जैसा ग्राफ बन रहा है, π/4 मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, है ना। इसके एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके ऑप्शन थे π/4, π/6, π/2, π/3, यही फॉर्मूले, यही ऑप्शन होंगे, तो आंसर क्या हो गया, π/4, यही इसकी f0 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। वरना dy/dx करके भी आप निकाल सकते हो। ये है भाई 50 हर्ट्ज का AC सोर्स है, पीक करंट पूछा है, पीक करंट पूछा है भाई, RMS करंट नहीं पूछा है, ध्यान रखना। IRMS निकालना, मतलब अपन जो नॉर्मल वैल्यूज़ निकालते हैं वो IRMS निकलती है ना, IRMS VRMS, तो ध्यान रखना है, अपने से पीक पूछा है, ठीक है। चलो तो क्या 50 की है, 100 मेगाहर्ट्ज। एक्सेल क्या होता है, ω/L, ω 2π न्यू इंटू L, 2 इंटू 22/7 इंटू न्यू मतलब 50 हर्ट्ज इंटू L हो गया 100 इंटू क्या माइक्रो है 10 की पावर -1, तो ये कितना आता है, 50 दूनी 100, 3.14 इंटू 10 की पावर 3, 314, ऐसे तो हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, माइक्रो है ना, वो माइक्रो है, ठीक है। तो 31.4 ये आ गया एक्चुअली। उसके बाद IRMS मैंने स्पेशली बोला, IRMS निकलता है, हम लोग V/XL करके डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, है ना। V कितना है 157, 31.4, अरे वाह, ये तो कटने वाला हिसाब बैठ रहा है कुछ, तो 5 से काट दो सीधा,
5, तो IRMS 5 है, तो आई पीक कितना होगा? आई पीक के लिए 5√2 यही होगा। √2 की वैल्यू पता होगी 1.414 होती है, याद करके आना, याद नहीं है। √2 और √3 की वैल्यू 1.732, ये दो याद कर लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो नॉर्मल वैल्यूज़ इनमें निकालते हैं वो IRMS होता है। तो गलती की गुंजाइश वैसे कम थी यहाँ पे, ठीक है, बट स्टिल। चलो, लाइट विद एन एनर्जी फ्लेक्स 500 इतना 5 मिनट के लिए नॉर्मल इंसिडेंस हुई। नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्कुलर सरफेस थी, रेडियस था 10 सेंटीमीटर। टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस एट द मैग्नीट्यूड ऑफ। भाई साहब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बाद में करते हैं। एक्चुअली बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मेरी आवाज़ बदल गई है। 2 अनबाइस्ड 6 फेज डाइस हैं, है ना, डेट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द फेजेस टर्न्ड अप इज अ प्राइम नंबर। भाई ये वाला जो कहानी लिखते हैं ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये लिख लिया करो, बहुत जल्दी लिख जाती है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, लिखने से आसानी पड़ जाती है बहुत सारी। ठीक है, यही होंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब 36 हो ही गए हैं। फिर उसने क्या बोला कि प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के प्राइम नंबर भाई जोड़ लो, कितने हो रहे हैं? 6 7, एक साथ ही इधर बन रहा है, एक इधर पर कहीं नहीं बन रहा, 5 2 7 ही हो गए। ठीक है, फिर 4 3 7 4 3 7, ठीक है ना, और भी बन रहे हैं क्या? 8 9 10 11 11 कहीं बन रहा है, 5 4 9 होता है, 6 5 11 6 1 7 5 2 7 1 2 3 3 6 1 7, इतने ही बने ना, और तो कोई नहीं बना भाई। ये 6 5 और, तो 8 बन गए टोटल। 8 बटे 36, आंसर आ गया 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, 2/9, 2/9 इसका आंसर आ गया। मतलब ऐसे बना लोगे तो गलतियाँ नहीं होती यार, एक आध तो मिस हो गया तो बेकार में नंबर चला जाएगा, समय होता है इतना। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये लाइन x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 3 तक, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 3 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दो, x³/3, 2 से 3 की 4 डाल दो लिमिट, आंसर आ जाएगा। चलो e⁻−10x अपॉन 1 + x², भाई tan इनवर्स x का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, डी, वो डिफरेंशिएशन, वो 1/x² होता है, तो tan इनवर्स x को अपन t मान लेंगे, तो 1/1 + x² dx इज इक्वल्स टू dt, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही dt होगी, तो e⁻t dt आंसर आ गया। e⁻t dt e⁻t हो गया, t की जगह tan इनवर्स x डाल दो, तो tan इनवर्स x + c आंसर। चलो 2x + 3x³ + x² - 2x, बड़ा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, लेकिन चलो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत आसान है, लंबे ज़रूर हैं लेकिन आसान है ये क्वेश्चन, इनमें गलत होने की उम्मीदें कम होती हैं। इनको आप ऐसे तोड़ो, 2x + 3 अपॉन नीचे वाले को उसमें टुकड़ों में तोड़ लो, तो आएगा x × x - 1 × x - 2। अब इसको ऐसे तोड़ो, a/x + b/x - 1 + c/x - 2। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करा दो, a की जगह a के साथ x - 2 x - 1 ये आएगा, ऐसे ही b के साथ आएगा। फिर इनका एक कॉफिशिएंट निकलेगा, x² वाला कॉफिशिएंट 0 होगा, a b c की वैल्यू, इक्वेशन बनेंगी, तो a और b और c की वैल्यू निकाल लोगे, इससे निकालोगे कॉफिशिएंट कंपेयर करके, ठीक है, a b c की वैल्यू। फिर क्या करोगे, a b c की वैल्यू इनमें डाल दोगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन मार दोगे, ये सब ना log x वाले टर्म्स हैं, तो log x का सीधा सीधा आ जाएगा, खेला, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्व करना, दिक्कत आए तो यार मैं नया वीडियो बना दूँगा, 1.5 घंटे का हो गया ये भी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बिलो द ये ठीक है चलो भाई। बोथ द रिएक्शन आर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज़न, फ्यूज़ में तो दो चीज़ें फ्यूज़ होती हैं, ए प्लस बी फ्यूज़ होके सी बनाता है। इसमें तो टूट रहा है, एक ही टूट रहा है, फिज़न है। पहला गलत हो गया। न्यूक्लियर फिज़न ये क्या है भाई? खाली सेकंड वाली न्यूक्लियर फिज़न है, ये फ्यूज फिज़न है, गलत है। पहली भी है भाई, दोनों फिज़न है यार, दिमागी नहीं लगाना। दोनों फिज़न है और 216 मेगावाट एनर्जी निकलती है, मान लो। नहीं, कैसे सॉल्व होती है ये तुम नहीं निकाल पाओगे। जो उसका फॉर्मूला था ना, E=mc²। एम में डेल्टा एम होता है, जितना मास चेंज होता है इन दोनों का मास निकालो, फिर इसका मास निकालो, उसके जो मास में चेंज आएगा उस मास को c² से मल्टीप्लाई करोगे, तब ये आंसर आता है। तो इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं। दोनों न्यूक्लियर फिज़न है बस। इसमें कहीं नहीं, तीनों ऑप्शन ऐसे डले हुए हैं, इसमें तीनों एक को न्यूक्लियर फिज़न बताया है, ठीक है। तो ऐसे करके एलिमिनेट करना है। अब ये वाला एक और क्वेश्चन है, अभी करें या बाद में कर लोगे तुम लोग? कर ही लोगे, चलो मैं करा देता हूँ थोड़ा सा। देखो है क्या कि एक लाइट है, एनर्जी फ्लक्स उसकी 5 मिनट के लिए इतनी है। किस जगह पे करता है? एक सर्कुलर सरफेस पे करता है, इसका रेडियस इतना, एरिया निकाल लोगे, ठीक है। टोटल मोमेंटम वो पता करना चाह रहा है कि उसमें कितना पड़ा है, उसका मोमेंटम। देखो एरिया पता चल गया हमें, एनर्जी फ्लक्स हमें दिया है 500 का। चलो अब हमें क्या पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हिसाब होगा, एनर्जी फ्लक्स से अपॉन टोटल एरिया, ठीक है ना, यही तो होगा। और पर यूनिट टाइम, ऑब्वियसली पर यूनिट टाइम का हिसाब भी है, क्योंकि इसमें टाइम भी दे दिया, वरना नॉर्मली टाइम नहीं देते तो टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैसे निकालेंगे? ई मतलब एनर्जी अपॉन एरिया मतलब πr² पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या पता चल रहा है, वो चीज़ पता चलेगी कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलो वो पता चल गया, इसको मान ले रहे हैं एस से मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? एक मिनट, ई की वैल्यू हमें इससे निकालनी थी। एक मिनट यार, एनर्जी फ्लक्स जो है ना, ये दे रखा है, ये गड़बड़ कर दिया, ये 500 दे रखा है, ये इससे ई की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। ये इधर डाल दिया, ई की वैल्यू पता चल जाएगी जितनी भी आएगी। फिर इससे अपने को मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है? एम वी यही तो होता है। तो एनर्जी का चेंज, वही उसी को मोमेंटम बोलते हैं। जो भी एनर्जी निकल गई उसकी जगह एम और वी डाल दो, ठीक है। तो हमें एनर्जी के साथ जितनी भी ई निकल के आएगी उसके साथ में वी डाल देंगे। चेंज इन मोमेंट, जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो अपनी मोमेंटम हो जाएगी। या इसको पूरा सॉल्व करने की मेरी हिम्मत नहीं है अभी, इसको सॉल्व कर लेना, वरना मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा ना, नेक्स्ट वाले शिफ्ट 2 में, उसमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। बाकी इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूँगा, ये वाले क्वेश्चन को, कि इसमें क्या चीज़ मिस हो रही है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके ऊपर लिए हैं, बाद बाकी मैंने 58 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, ठीक है। सो बहुत मेहनत लगी है लेक्चर बनाने में यार। इससे पहले मैं जीके के जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको देख लीजिएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट में स्टार्ट किया हूँ धीरे धीरे करके, मतलब 15 दिसंबर तक सारी प्लेलिस्ट इसके भी कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ाओ यार, 420 पे अटक गए हैं 430 हो गए हैं आई थिंक है। और पूरा वीडियो देखना यार, 1.5 घंटे का वीडियो, मेरा पहला वीडियो है जो 1.5 घंटे का पहुँचा है। इससे पहले मैंने 30-40 मिनट से ज़्यादा के वीडियोस बनाए नहीं हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और पूरा देखना यार, बाय।